डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन VI। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पेपर SESV 01 के असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स के ब्लॉक 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट में कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने कलर ब्लाइंडनेस तक किया था, आज उसके आगे हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी बहुत छोटी वस्तुओं को तेज और स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को हम कहते हैं। इसे छायांकन और पैटर्न में सूक्ष्म अंतर की पहचान करने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CS भी कहते हैं। CS स्पष्ट रूपरेखा के बिना वस्तुओं का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें उनकी पृष्ठभूमि से अलग करता है। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी विजुअल फंक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। विशेष रूप से कम रोशनी, कोहरे या चकाचौंध की स्थिति में जब वस्तुओं और उसकी पृष्ठभूमि के बीच का अंतर अक्सर कम हो जाता है तो हम कैसे देखेंगे, उस वक्त ये काम आता है। रात में ड्राइविंग एक ऐसी गतिविधि का उदाहरण है जिसमें सुरक्षा के लिए अच्छी कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी का नुकसान दृष्टि की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यह नुकसान आँखों की कुछ स्थितियों या मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या डायबिटिक रेटिनोपैथी है जैसी बीमारी अगर होती है तो ये भी उनके साथ आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता किसी वस्तु और उसके पीछे की पृष्ठभूमि के बीच अंतर करने की क्षमता है। कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता दृष्टि तीक्ष्णता से भिन्न होती है, जो मापती है कि एक निश्चित दूरी पर आपकी दृष्टि कितनी स्पष्ट है। कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता की आवश्यकता वाली समान स्थितियों में शामिल है, जैसे रात में गाड़ी चलाना या बारिश के टाइम गाड़ी चलाना या बहुत क्लाउडी वेदर है तब गाड़ी चलाना। समान रंग की पृष्ठभूमि में वस्तुओं का पता लगाना, जैसा सेम कलर है लेकिन उसमें शेड का ही फ़र्क है तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये डार्क ग्रीन है या लाइट ग्रीन है। खराब कॉन्ट्रास्ट वाली पठन सामग्री जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में कई बार जो प्रिंट होती है वो अच्छे नहीं होते हैं तो उसे पढ़ते वक्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कॉन्ट्रास्ट संवेदनशीलता की हानि के लक्षण क्या क्या हैं? रात में वाहन चलाते समय दृष्टि कमज़ोर होना या ठीक से दिखाई नहीं देना, आगे से जो गाड़ी आ रही है उसके बारे में पता न चलना, सीढ़ियों को देखने में कठिनाई होना, जब हम स्टेयर्स या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उस टाइम हमें अनुमान नहीं लग पाता है कि दूसरा जो स्टेप है वो कितनी दूरी पे है। टीवी देखने या पढ़ने से आँखों में खिंचाव, जब हम टीवी देखते हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे आँखों पे खिंचाव या प्रेशर जैसा महसूस होने लगता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एक तरफ है वो गुड कॉन्ट्रास्ट है जिसमें आप ब्लैक है, उसके बाद ग्रे है, उससे फिर वो ब्लैक का अलग अलग शेड है, लाइट होता चला गया और लास्ट में पूरा वाइट है। और नीचे जो अक्षर लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट्स है ABCD का, वो भी आपको क्लियरली दिख रहा है। और लॉस ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, उसमें आप ऊपर का जो लाइन है वो भी एक जैसा ही है, आगे थोड़ा सा ब्लैक, उसके बाद जो भी है वो समान रूप से एक जैसा ही लग रहा है। और नीचे का जो अल्फ़ाबेट्स है वो भी क्लियर हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे या नहीं देख पा रहे। एक दो लाइन जो ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा है उसी को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन A डिफिशियंसी, विटामिन A की कमी। विटामिन A की कमी तब होती है जब शरीर में विटामिन A की मात्रा कम हो जाती है। शरीर को ठीक रूप से काम करने के लिए विटामिन A की बहुत ही आवश्यकता होती है।
विटामिन ए की कमी के कारण हम दृष्टिहीन या अंधापन हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा, हृदय, फेफड़े, ऊतकों और प्रतिरक्षण प्रणाली के साथ समस्या जटिलता पैदा हो जाती है। इनमें भी हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंटेस्टाइन या किसी बीमारी की वजह से हमारे इंटेस्टाइन या आंतों में कोई गड़बड़ी, कोई खराबी हो गई है, तो इस स्थिति में हमारा जो शरीर है वो विटामिन ए को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, और ऑब्जर्व नहीं कर पाता इसकी वजह से और दूसरी जो परेशानी है उसका हमें सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में शामिल है क्रोनिक डायरिया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट या जिंक आयरन की डिफिशियंसी, छोटी आंत की बाईपास या बेरिएट्रिक सर्जरी, या फिर जो शराब, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनके साथ ये समस्या रहती है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो साइन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी क्या क्या है। जो पहला है वो ड्राई स्किन, हमारा जो त्वचा है वो पूरी तरह रूखा हो जाता है। दूसरा है आई ड्राइज, हमारे आँखों में जो लुब्रिकेंट होने चाहिए वो नहीं है, और इसकी वजह से जब हम अपने पलक को झपकाएंगे खोलने के लिए फिर बंद करने के लिए, तो हमारा जो कॉर्निया है वो घर्षण पैदा करती है और फिर हमारे आँखों को नुकसान होता है। फिर नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में या कम रोशनी में देखने में तकलीफ होना, या अधिक शाम होने के बाद कुछ नहीं दिखाई देना। फिर नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी एंड ट्रबल इन कंसीविंग। ये औरतों में हो सकता है इनफर्टिलिटी या फिर कंसीविंग करने में प्रॉब्लम आती है। फिर है पुअर वुंड हीलिंग, अगर कहीं कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है, ठीक से भर नहीं पाता, ये भी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर है स्कैन एंड ब्रेकआउट्स, चेहरे पे जो हमारे दाग होने लगते हैं, झुर्रियाँ है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। डिले ग्रोथ, बच्चों में अगर विटामिन ए की कमी है तो उनका डेवलपमेंट है वो बहुत ही धीमे गति से होगा, उनको आपको बाहर से विटामिन ए प्रोवाइड कराना पड़ेगा ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छा हो। फिर है थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, हमारे थ्रोट में और चेस्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घटने लगती है। तो ये सब होता है अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो। ये 3 है जो आँखों में होता है विटामिन ए की कमी से। पहला जो है नाइट ब्लाइंडनेस, जो कम रोशनी में या रात होने के बाद जो व्यक्ति में है वो नहीं देख पाएंगे। दूसरा है जीरोप्थाल्मिया, जो अभी मैंने बताया कि कॉर्निया ड्राई हो जाता है और जब भी हम पलकें खोलते और बंद करते हैं तो घर्षण होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना रफ हो गया है विटामिन ए की कमी की वजह से। और तीसरा है बिटोटस स्पॉट, इसमें आप एक झाग की तरह देख रहे हो, हमारे आँख पे एक झाग की तरह वहाँ पे हो गया है पीपल के बगल में, तो ये भी विटामिन ए की वजह से भी होता है। और ये सब अगर बीमारियों का ठीक टाइम पे इलाज ना कराया जाए तो हमारे दृष्टि क्षति का कारण बनती है। विटामिन ए जो है वो हमें प्राकृतिक रूप से भी मिलती है, फल में, हरी सब्जियों में, पत्तेदार सब्जियों जैसे ब्रोकली है, गाजर, शकरकंद, कद्दू, फल में नारंगी, पीले फल जैसे संतरा, आम, खरबूजा, पपीता। तो ये अगर हम सही मात्रा में बच्चे को या किसी व्यक्ति इसका सही मात्रा में इसको ले खाएं तो उनमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। दूध उत्पाद है, चावल, आलू, गेहूं और सोयाबीन, इसमें अधिक मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। अब विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी है तो उसका उपचार क्या हो सकता है? शिशुओं को विटामिन ए की उच्च खुराक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए विषैला भी हो सकता है। अब हर चीज़ लेने की एक लिमिट होती है। अब बहुत ज़्यादा हम छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, तो कई बार अगर आपने टीका या वैक्सीन के लिए किसी केंद्र पर लेके गए हैं तो वहाँ पे 1 या 2 बूंद उनको पिलाया जाता है बच्चों को, तो उनको सही मात्रा में देना है। और हो सके तो हमें कोशिश करना है कि हम सब्जी और फल
के द्वारा ही विटामिन ए ग्रहण करें। सब्स्टिट्यूट तो लास्ट ऑप्शन है, अगर आप नहीं ये सब चीज़ें खा रहे हो तो फिर मेडिसिन के तौर पे लेना पड़ता है। बच्चे का स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जो उनका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या डाइटिशियन है, वो सही खुराक निर्धारित कर सकता है ताकि हम बच्चे को उनके जो संतुलित आहार है उसके भोजन में शामिल कर सके और उनको अच्छी तरह से विटामिन ए मिल सके। फिर नेक्स्ट हमारा रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ROP भी कहते हैं। यह भी एक आँख की बीमारी है जो बच्चों में होती है। ये जब होती है बच्चे में जब वो प्रीमेच्योर जन्म ले लेते हैं, मतलब 9 महीने के पहले ही अगर वो जल्दी पैदा हो गए हैं तो ये होने की संभावना बढ़ जाती है, या बच्चे का वज़न डिलीवरी के टाइम 3 किलो से कम हो। इसलिए बार बार आपने कहते हुए भी सुनता होगा कि माँ को अच्छा पोषण मिलना चाहिए, उसे अच्छा आहार लेना चाहिए, बच्चे का वज़न अच्छा होना चाहिए। जन्म के टाइम कितना वज़न है, तो 3 किलो है, वो एकदम अच्छा वज़न होता है बच्चे का डिलीवरी के टाइम। तो उससे अगर कम है, अंडर वेट है बच्चा, तो फिर थोड़ा रिस्की हो जाता है। ROP तब होता है जब रेटिना आपकी आँख के पिछले हिस्से में उत्तक की हल्की संवेदनशील परत में असमान रक्त वाहिका ब्लड वेसल्स बढ़ाती है। ROP वाले कुछ शिशुओं में हल्के मामले होते हैं और बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ शिशुओं में इसका उपचार किए बिना ठीक नहीं हो सकता, तो उनको उपचार करवाना पड़ता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ हो रखा है। जो आपको रेड जैसा दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें आ गया है। और आँख का जो पार्ट किया हुआ है उसमें एक तरफ आप देख रहे हो कि वैसा नहीं है और दूसरी तरफ देख रहे हो कि है, तो एबनॉर्मल ब्लड वेसल ग्रोथ है जो कि नहीं होना चाहिए। शिशुओं को ROP होता है तो उनके बड़े होने पर आँखों की अन्य समस्याएं होने की संभावना होती है, जिनमें शामिल है रेटिना डिटैचमेंट, नियर साइटनेस या मायोपिया, लेजी आई या क्रॉस्ड आई भी बच्चे में हो सकता है बड़े होने के बाद, अगर उसका ठीक से इलाज नहीं करवाया गया तो। इसका इलाज क्या है, तो लेजर ट्रीटमेंट, इंजेक्शन है, या फिर आई सर्जरी के द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्टिक एट्रोफी, ये भी एक आई का एक बीमारी है। ऑप्टिक एट्रोफी एक ऐसी स्थिति है जो ऑप्टिक तंत्रिका को प्रभावित करती है, जो आवेगों को आँख से मस्तिष्क तक लेके जाती है। एट्रोफी का अर्थ होता है खराब होना, कोई चीज़ हमारा खराब हो गया है। इसका लक्षण क्या क्या है, धुंधली दृष्टि, क्लियर नहीं दिखाई देना, फिर जो हमारा आई विजुअल फील्ड है, परिधि, उसके साथ दिक्कत हो जाती है, वो कम हो सकता है। रंग दृष्टि के साथ कठिनाई, हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। दृष्टि की तीक्ष्णता में कमी, विजुअल इक्विटी है उसमें कमी हो सकती है। इसका इलाज क्या है, ऑप्टिक एट्रोफी का कोई वास्तविक इलाज या उपचार नहीं है, इसलिए नियमित रूप से आँख की जांच करवाना महत्वपूर्ण है। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में पता चले या किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उनको टाइम टू टाइम अपने आई स्पेशलिस्ट है उनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो ऊपर आई का डायग्राम बनाया हुआ है वहाँ पे रेटिना, ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक कप है। फिर निचले हेल्दी ऑप्टिक नर्व है, उसमें आप 2 न्यूरॉन देख रहे हो या नर्व सेल बोल सकते हैं, वो 2 है। और तीसरे जो पिक्चर है उसमें ऑप्टिक कप वाइडेन नर्व सेल लॉस, तो वो ऑप्टिक कप के बगल में जो न्यूरॉन 2 होने चाहिए वहाँ पे एक ही है और एक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्टिक एट्रोफी की समस्या है। ऑप्टिक तंत्रिका तंतुओं से बनी होती है जो मस्तिष्क की आवेगों को संचारित करती है। ऑप्टिक एट्रोफी के मामले में इन आवेगों को
प्रसारित करने के लिए ऑप्टिक तंत्रिका की क्षमता में कुछ हस्तक्षेप हो सकता है, जिनमें शामिल है ऑप्टिक तंत्रिका का स्ट्रोक, जिसे पूर्वकाल इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के रूप में जाना जाता है। एक ट्यूमर जो ऑप्टिक तंत्रिका पर दबाव डाल रहा है, या फिर ऑप्टिक न्यूरोटिस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण ऑप्टिक तंत्रिका की सूजन या वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है। एक जन्मजात स्थिति जिसमें व्यक्ति को पहले से एक आँख में दृष्टि की हानि का अनुभव होता है, या किसी को जन्मजात ही दृष्टिहीनता है, या फिर ग्लूकोमा है। तो ऐसी स्थिति में ऑप्टिक नर्व है वो ठीक से काम करने की स्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा रेटिनल डिटैचमेंट या फिर रेटिना अलग होना। रेटिनल डिटैचमेंट का आपातकालीन स्थिति का वर्णन करता है जिसमें आँख के पीछे उत्तक रेटिना की एक पतली परत अपनी समान स्थिति से दूर हो जाती है। जो रेटिना हमारे आई से अटैच्ड है तो वो उस हट के नीचे की तरफ जाने लगता है। रेटिनल डिटैचमेंट रेटिना कोशिकाओं को रक्त वाहिकाओं की परत से अलग करता है, जो आँख को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करती है। अगर रेटिना हमारे आँख से अलग हो गया तो हमारे आँख को ऑक्सीजन और जो पोषण तत्व है वो प्रदान नहीं हो पाएगा, तो भी हमारी नज़र जा सकती है, कमज़ोर हो सकती है, हम ठीक से किसी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। इसमें रेटिना डिटैचमेंट का लक्षण क्या क्या है? रेटिना का अलग होना दर्द रहित होता है, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि उसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता, लेकिन चेतावनी के संकेत है। इसके अलावा भी कुछ लक्षण है जिससे हमें पता हो सकता है कि इसकी समस्या है, जैसे कई फ्लोटर्स की अचानक उपस्थिति, छोटे धब्बे जो आपकी दृष्टि के क्षेत्र में बहते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे हम कुछ चीज़ देख रहे हैं लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं उसके बीच में छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं, या छोटे छोटे डॉट्स हमें अनुभव हो रहा है, फील हो रहा है, जबकि सामने है नहीं। नेक्स्ट है एक या दोनों आँखों में प्रकाश की चमक, फोटोप्सिया भी इसको कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो अचानक कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके आँख के आगे एक लाइट, फ्लैश लाइट जैसा चमक रहा है, जैसे कैमरे में चमकता है उस तरह से। फिर धुंधली दृष्टि होती है, धीरे धीरे कम जो साइड है विजुअल फील्ड है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगती है। उसके बाद है आपकी दृष्टि के क्षेत्र पर एक पर्दे जैसी छाया, जैसे हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आगे हल्का सा कोई छाया या पर्दा जैसा ऐसे करके लटका हुआ है, तो चीज़ें हम क्लियर नहीं देख पाते। अगर ऐसा है लेकिन दर्द नहीं हो रहा है तो भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, एक है हेल्दी आई जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जो जिसमें रेटिना डिटैच हो चुका है उसमें आप देख रहे हो कि रेटिना फट गया, टीयर हो गया है, उसमें होल जैसा है। फिर उसके साइड से भी वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से नीचे की तरफ घसका हुआ है, तो यही रेटिनल डिटैचमेंट होता है। रेटिनल डिटैचमेंट के 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट, यह रेटिनल डिटैचमेंट का सबसे आम प्रकार है जो ज़्यादा मात्रा में या सामान्य रूप से पाया जाता है। रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट की समस्या तो रेटिना में छेद हो सकता है, आँख के भीतर से तरल पदार्थ को ओपनिंग के जरिए स्लाइड करने और रेटिना के पीछे जाके जमा होने की अनुमति देता है। यह द्रव रेटिना को पिगमेंट में ब्रेन से अलग करता है, जो रेटिना को पोषण और ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन के बिना रेटिना आँख से अलग हो जाता है। जब उसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है तो वो रेटिना हमारे आँख से धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है। दूसरा टाइप है इसका ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। इसमें रेटिना की सतह पर संयोजी उत्तक सिकुड़ता है और रेटिना की आँख के पिछले हिस्से से दूर खिंचाता है।
यह एक असमान प्रकार की रेटिनल डिटैचमेंट है जो आमतौर पर डायबिटिक मेलिटस वाले लोगों को प्रभावित करती है। यह सभी लोगों में नहीं होता है। तीसरा इसका है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। यह तब होता है जब द्रव रेटिना के पीछे जमा हो जाता है लेकिन रेटिना में कोई छेद नहीं होता। द्रव रेटिना को उसके पीछे के उत्तक से दूर धकेलता है। सामान्य कारणों से रक्त वाहिकाओं का रिसाव और चोट, सूजन या एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी स्थितियां हो तो ये हो सकता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो सबसे ऊपर है आई का जो पिक्चर है उसमें वो सब कुछ ठीक है। दूसरा है फ्लूइड फील्ड स्पेस, जो लिक्विड फॉर्म में है वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा हो रहा है और रेटिना को है वो नीचे की तरफ धकेल रहा है। फिर दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि रेटिना है वो ब्रेक हो चुका है। जो फ्लूइड है वो अपना स्पेस पूरी तरह से ले लिया और वहाँ पे जम गया है। तीसरे में देख रहे हो कि रेटिना पूरी तरह से ही नीचे चला गया है और रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका है। तो ये भी स्टेज बाय स्टेज होता है। अगर हमें पहले पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट और अच्छे से आसानी से हो सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज है, जो पहला इलाज है वो है फोटोकोएगुलेशन। यदि रेटिना में एक छेद है लेकिन रेटिना अभी भी जुड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ होल हुआ है और वो जुड़ा हुआ है, तो डॉक्टर एक लेजर के साथ फोटोकोएगुलेशन नामक एक प्रक्रिया कर सकता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर एक फैली हुई पुतली के माध्यम से लेजर को आँख में निर्देशित करता है। लेजर रेटिना के चारों ओर जलन का कारण बनता है जो छेद को सील कर देता है। तो इसमें जो एक होल हुई है उसको डॉक्टर बंद कर देता है या सील कर देता है। जो दूसरा इलाज है इसका वो है क्रायोपेक्सी। तीव्र ठंड के साथ क्रायोपेक्सी एक अन्य विकल्प है। इस उपचार के लिए डॉक्टर आँख के बाहर रेटिनल टियर साइट के एरिया में एक फ्रीजिंग जांच लागू करेगा। इसके परिणाम स्वरूप स्कारिंग रेटिना को जगह पर रखने में मदद मिलेगा। अगर रेटिना अपनी जगह से घसक गई है तो उसको फिर से उसके जगह पे कर देगा। तीसरा इलाज है इसका रेटिनोपैक्सी। रेटिनोपैक्सी का उपयोग मामूली डिटैचमेंट की मरम्मत के लिए किया जाता है। अगर थोड़ा सा ही नुकसान है तब इस ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। इस प्रक्रिया में डॉक्टर आँख में एक गैस का बुलबुला डालेगा आँख की दीवार के खिलाफ रेटिना को वापस अपनी जगह पर लाने में मदद मिल सके। एक बार जब आपका रेटिना वापस अपनी जगह पर आ जाता है तो डॉक्टर छिद्र को सील करने के लिए एक लेजर या फ्रीजिंग जांच का उपयोग करेगा। जो हमने पहले बात की है उसका उपयोग यहाँ पे भी करेगा। फिर है नेक्स्ट है स्क्लेर बकलिंग। गंभीर डिटैचमेंट के लिए आंखों की सर्जरी करना पड़ सकती है। इसके लिए डॉक्टर स्क्लेर बकलिंग के जरिए इलाज करवाने की सिफारिश करता है। इसमें आँख की दीवार को रेटिना में धकेलने के लिए आँख के बाहर के चारों ओर एक बैंड लगाया जाता है ताकि वो नीचे आ गया है तो उसको हम फिर से अपने आँखों का जो लेयर है उससे सेट कर सके। नेक्स्ट है हमारा कैटरेट, मोतियाबिंद। इसके बारे में तो आप लोगों ने आमतौर पर भी देखा होगा क्योंकि मोतियाबिंद दादा दादी या नाना नानी जो बड़े उम्र के लोग हैं उनमें पाया जाता है। तो इसके बारे में सभी लोगों को आमतौर पर पता होती है। लेंस आँख के एक स्पष्ट भाग है जो लाइट या इमेज को रेटिना पर फोकस करने में सहायता करता है। रेटिना आँख के पिछले भाग पर प्रकाश के प्रति संवेदनशील उत्तक है। जैसे हम देखते हैं तो कॉर्निया, पीपल लेंस के बाद जो है वो रेटिना पर जाती है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक जाती है। समान आँख में प्रकाश पारदर्शी लेंस से रेटिना को जाता है। एक बार जब यह रेटिना पर पहुंच जाता है प्रकाश नर्व सिग्नल में बदल जाता है जो मस्तिष्क की ओर भेजे जाते हैं। रेटिना शार्प इमेज प्राप्त
करे, इसके लिए ज़रूरी है कि लेंस है वो क्लियर हो, साफ हो एकदम। जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाता, जिससे जो इमेज देखते हैं वो धुंधली दिखाई देती है या क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। नज़र धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने, नज़र का काम करने या गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो एक तरफ नॉर्मल आई है और दूसरी तरफ जो मोतियाबिंद है या कैटरेट है वो है। तो एक तरफ है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, आपका लेंस भी क्लियर है, जो नीचे का है वो सिग्नल भी रेटिना से होते हुए ऑप्टिक नर्व में आराम से जा रहा है। दूसरी तरफ जो है वो जो हमारा आँखों में जो ब्लैक पार्ट है वो पूरा वाइट जैसा हो गया, जैसे उस पर बादल छाया हुआ है। और नीचे भी देख रहे हो कि जो लाइट जो हम देख रहे हैं वो जो लाइट आ रहा है वो हमारे आँखों में जाके रेटिना पर फोकस नहीं कर पा रही है और पूरे आँखों में फैल रही है। तो वो फैल रही है तो रेटिना पर फोकस ही नहीं कर पा रही है, तो फिर वो ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन पे कैसे जाएगी, इसी से हमें देखने में कठिनाई होती है। मोतियाबिंद के कारण है उम्र का बढ़ना या डायबिटीज़ होना या धूप में चले जाना, जो डायरेक्ट सन रेज है वो हमारे आंखों पे लगती है तो भी ये कारण बन जाती है। तो इसलिए गॉगल्स या सन ग्लासेस हमें पहन के बाहर जाना चाहिए। मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास अगर जेनेटिक है, माँ बाप को है, तो बच्चे में भी हो सकता है। या हाई ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, आंखों में चोट लगना या फिर सूजन होना, या पहले कोई सर्जरी करवाया आँखों का, या फिर कोई मेडिसिन हम लंबे समय से ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या फिर धूम्रपान जैसे सिगरेट पीना। मोतियाबिंद के प्रमुख लक्षणों में है दृष्टि में धुंधलापन, बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी, जैसे जो पास की चीज़ें वो हम देख नहीं पा रहे हैं और वो धीरे धीरे और देखने की क्षमता वो घटती जा रही है। रंगों को देखने की क्षमता में बदलाव, क्योंकि लेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है तो हम कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। रात में ड्राइविंग में दिक्कत आना, जैसे कि सामने से आती हुई गाड़ी की हेडलाइट से आंखें चौंधियाना, एक ही बार लाइट आ गया तो हम देख नहीं पा रहे, अपने नज़र मोड़ ले रहे हैं या अपनी आंखें को नीचे कर ले रहे हैं, पलक झपका रहे हैं, तो आप देख नहीं पाओगे तो फिर ड्राइविंग कैसे करोगे। दिन के समय आंखें चौंधियाना, दोहरी दृष्टि, एक ही चीज़ हमें दो बार दिख रही है, चश्मे के नंबर में अचानक बदलाव आना, अचानक से आपको दिख रहा था और नंबर बढ़ गया, तो ये सारे प्रमुख लक्षण हैं। मोतियाबिंद की रोकथाम में सहायक हो सकती है, जिसमें शामिल है 40 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से अपनी आंखों की जांच करवाएं। सूरज की अल्ट्रावाइट किरणें मोतियाबिंद विकसित करने में सहायता होती है, इसलिए हमें सनग्लासेस या धूप का चश्मा पहन के बाहर जाना चाहिए। डायबिटीज़ से मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अपना हर एक 2-3 महीने पे अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाहिए और टेस्ट करवाते रहना चाहिए कि ताकि बढ़े ना। रंग बिरंगे फलों और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें ताकि हमें सब पौष्टिक आहार मिलता रहे, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे आँख के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर लास्ट है इसका, धूम्रपान छोड़ें और शराब का सेवन कम करें अगर कर रहे हैं तो। मोतियाबिंद का उपचार क्या है? जब चश्मे या लेंस से आपको दृष्टि देखने में दिक्कत हो रही है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, तो सर्जरी एकमात्र विकल्प है। आप लोगों ने सुना भी होगा या घर में किसी ने करवाया है तो देखा भी होगा। समान सर्जिकल प्रक्रिया मोतियाबिंद के इलाज के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है। इस ऑपरेशन में डॉक्टर द्वारा जो आर्टिफिशियल लेंस है वो जो प्राकृतिक लेंस है उसको हटा के उसके जगह पे वो रख देते हैं। डॉक्टर द्वारा अपारदर्शी लेंस को हटाकर मरीज की आंख में प्राकृतिक लेंस के स्थान पर नया कृत्रिम लेंस आरोपित
किया जाता है। यहाँ पे कृत्रिम लेंस है, उसको इंट्राओक्यूलर भी कहते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस। उसे उसी स्थान पर लगाया जाता है जहाँ पे हमारा प्राकृतिक लेंस था। सर्जरी के पश्चात मरीज के लिए स्पष्ट देखना संभव हो जाता है। हालांकि पढ़ने या नज़र का काम करने के लिए निर्धारित नंबर या चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है। आधुनिक तकनीकों के द्वारा मोतियाबिंद की सर्जरी में लगाए जाने वाले चीरों का आकार घट गया है। आजकल एक दिन में ये सर्जरी हो जाता है और आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा दिनों तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 ऑपरेशन के 2-3 घंटे बाद ही वो आपको छुट्टी दे देते हैं। तो इस तरह से मोतियाबिंद का इलाज हो सकता है। फिर है गिरिकार, जो अभी तक हमने किया है, तो उस पर आप कुछ क्वेश्चंस है जो आप अपने लिए सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में क्या अंतर है, उसे कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दृष्टि हानि की परिभाषा लिखे। इसमें आपको PWD एक्ट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफिनेशन दी है उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा है दृष्टि तीक्ष्णता का नुकसान, दृष्टि क्षेत्र का नुकसान और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में लिखे, कैसे होता है और उसमें क्या क्या दिक्कत आती है। चौथा है विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, और विटामिन ए उसको आप विस्तार रूप से दे सकते हो, कौन कौन सी बीमारियां होती है, ड्राइनेस जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसके बारे में आप लिख के फिर उसको आप विस्तार रूप से समझा भी सकते हैं। पाँचवा है ऑप्टिक एट्रोफी और रेटिनल डिटैचमेंट के लक्षण और उपचार के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करें, जो आज हमने कवर किया है। धन्यवाद।